हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस और स्वागत है आपका आज की प्लेसेस इन न्यूज़ में। इस हफ्ते जो भी जगह न्यूज़ में रही उनको डिटेल में पढ़ेंगे, जानेंगे जगहों के बारे में। और आपका काम ये है कि जो लोकेशंस हैं उनको आइडेंटिफाई करना, उन लोकेशंस को मैप करना और याद रखना कि क्या उनकी रेलेवेंस है, ताकि अगर आपके पास ऐसा कोई ग्लोबल वर्ल्ड मैप आए तो आप उस पर ईजिली उस जगह को आइडेंटिफाई कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की डिस्कशन। सबसे पहले हमारे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ। पहला क्वेश्चन देखिए, some questions regarding the critical minerals. The definition of critical minerals is usually agreed upon and consistent among all countries. तो ये सीधा सवाल है, क्या ये हर जगह यूनिवर्सली जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं इनको डिफाइन हर जगह एक तरीके से किया जाता है कि कौन से मिनरल क्रिटिकल हैं कौन से नहीं है? क्या हर देश की डेफिनेशन सिमिलर है? क्या कॉपर इज लिस्टेड इन कैटेगरी ऑफ क्रिटिकल मिनरल? एंड थर्ड इज, critical minerals are included in the list of atomic minerals in India एंड कॉमर्शियल माइनिंग इज बार्ड, यानी आप वो नहीं कर सकते। अब इन तीन क्वेश्चंस को अगर आप देखें, तीन स्टेटमेंट्स को, दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कॉपर क्या क्रिटिकल मिनरल में लिस्टेड है या नहीं। इस स्टेटमेंट का सही या गलत होना इस बात पे निर्भर करेगा कि पहली स्टेटमेंट सही है या गलत है। मैं आपको थोड़ा सा टाइम देता हूं, आप सोचो कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अभी हम इसको डिस्कस करेंगे, जस्ट पहले क्वेश्चन का आंसर डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमें ये पता रहे क्रिटिकल मिनरल्स होते क्या है, उसकी मैपिंग कहाँ पे होती है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके ऊपर काम करती है। इसका सही आंसर मुझे बताइए आप। अगला क्वेश्चन तक हम देखते हैं। दो स्टेटमेंट्स हैं। विजिंगम इज द फर्स्ट इंटरनेशनल डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट इन इंडिया। दिस कैन एक्योर सिग्निफिकेंट पोटेंशियल बेनिफिट्स सच एज फॉरेक्स सेविंग्स, एफडीआई, इंक्रीज्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी इन अदर इंडियन पोर्ट्स। कौन से सही है? बोथ आर करेक्ट एंड टू इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। बोथ 1 and 2 आर करेक्ट एंड 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। 1 इज करेक्ट बट 2 इज इनकरेक्ट। 1 इज इनकरेक्ट बट 2 इज करेक्ट। मुझे बताइए क्या इसका करेक्ट आंसर होगा आपके हिसाब से। विजिंगम को हमने पहले कवर किया है, लोकेशन क्या है आपको याद होनी चाहिए, नहीं है तो भी हो जाएगी। तो पहले क्वेश्चन का आंसर सोचा आपने क्या है? तो पहली बात, क्रिटिकल मिनरल्स को क्या ग्लोबली डिफाइन किया गया कि भाई कौन से मिनरल क्रिटिकल होते हैं, कौन से मिनरल क्रिटिकल नहीं होते हैं? तो ये ग्लोबली डिफाइन तो नहीं है। पहली बात, ग्लोबल इसका एक नॉर्म नहीं है, तो ये स्टेटमेंट पहली जो है वो अपने आप गलत हो जाती है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इटसेल्फ रॉन्ग। तो दूसरी स्टेटमेंट जो आती है, क्या कॉपर एक क्रिटिकल मिनरल है, इज लिस्टेड, तो कहाँ की कैटेगरी में लिस्टेड है? क्या इंडिया की जो कैटेगरी है क्रिटिकल मिनरल्स की, इसमें लिस्टेड है? तो ये है। तो ना पहले आप ये समझिए क्रिटिकल मिनरल्स को डिफाइन कैसे करते हैं, जिससे आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ या रिन्यूएबल एनर्जी या इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में कोई भी चीज़ आपको बनानी है, उसके लिए कुछ मिनरल्स बहुत बेसिक होते हैं जिसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे मिनरल्स को आप क्रिटिकल मिनरल्स कहते हैं, जिनको आप हाई टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स में या बाकी जगहों पर इसका इस्तेमाल करते हैं, उन्हें आप कहते हैं क्रिटिकल मिनरल्स। अब कहानी ये है कि भारत में अलग डेफिनेशन है, दुनिया में अलग डेफिनेशन है। भारत में जो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस है उसके अंतर्गत एक्सपर्ट कमेटी होती है जो डिसाइड करती है कि क्या होते हैं क्रिटिकल मिनरल्स। तो उस हिसाब से जो भारत की कमेटी है, भारत का जो मिनरल है, उसमें भारत ने 30 मिनरल्स को आइडेंटिफाई किया एज क्रिटिकल मिनरल्स, जो भारत के लिए बहुत क्रिटिकल है। इसमें कुछ ऐसे जिनका नाम आपको आमतौर पर लगेगा कि नहीं होंगे वो, जैसे कॉपर, फोस्फोरस, पोटैश, ग्रेफाइट। ये नाम अगर आपको मैं दूं ना, अगर अदरवाइज, या फिर सिलिकॉन को भी ले लें, तो आपको लगेगा शायद ये नहीं होंगे, ये तो ऑलरेडी मिल जाते हैं। टिन, ये बहुत जगह मिल जाते हैं, लेकिन कॉपर, ग्रेफाइट, फोस्फोरस, पोटैश, टिन और सिलिकॉन जैसे मिनरल्स भी क्रिटिकल मिनरल्स हैं। यूएस में 50 है, जापान में 31 है, सबकी अलग अलग लिस्टिंग है। तो भारत की वो लिस्टिंग नहीं है, भारत में तो अलग कहानी है। ठीक है, अब जो सवाल था वो ये था, क्या कॉमर्शियल माइनिंग बैड है अभी? तो अभी तो आप उसको नहीं कर सकते माइनिंग, ऑब्वियसली। ठीक है, तो अब सवाल आता है कि पहली स्टेटमेंट तो गलत है, तो हमारे पास तो सीधी सीधी बात है, ये गया, ये गया, बचा 2 and 3 ओनली। सो 2 ओनली इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये एटॉमिक मिनरल्स की लिस्ट से बाहर है। कुछ क्रिटिकल मिनरल्स, कॉपर तो आपको मिल ही जाएगा, या उसकी जो है माइनिंग तो होती है। तो इसीलिए ये डिफरेंशिएशन आपको समझना पड़ेगा जब क्वेश्चन पूछे उस हिसाब से। क्यों पूछा मैंने क्वेश्चन इन अ टॉपिक विच इज अबाउट प्लेसेस इन न्यूज? तो पहले समझिए, रिसेंटली न्यूज ये आई थी कि कई जगह पर इंडिया भी डीप सी माइनिंग की कोशिश कर रहा है ताकि इंडिया को रेयर अर्थ मिनरल्स मिल पाए, या फिर इंडिया को जो ये क्रिटिकल मिनरल्स का खनन किया जा सके। तो उसके लिए जो बॉडी होती है उसे कहते हैं आईएसए, जिससे परमिशन लेना पड़ता है, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी। ये वो बॉडी है जो इंटरनेशनल वाटर्स में, यानी जो आपके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाहर अगर आप खनन करना चाहते हैं किसी मिनरल्स के लिए, तो उसको आपसे परमिशन इस बॉडी से लेनी पड़ती है, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी से। तो क्या कहानी है देखिए, जो आप इंडिया का मैप देख रहे हैं, ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक का जो 200 नॉटिकल माइल्स तक का हिस्सा होता है किसी भी देश का,
वो उसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, वहां वो अपने नियम के हिसाब से खनन कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, मिनरल्स को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। लेकिन मान लो कि यहाँ पर इंडिया को माइनिंग करनी, यहाँ पर कोई एक कोबाल्ट मिल गया, यहाँ पर कोबाल्ट का बहुत बड़ा रिसोर्स है, तो ये तो किसी न इनके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में है, ना इंडोनेशिया के है, तो यहाँ कैसे खनन होगा? तो इसके लिए आप जाएंगे इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी के पास, वो आपको परमिट देगी, तब आप खनन कर सकते हैं। तो इसलिए ये समझना जरूरी है कि क्या क्या होते हैं क्रिटिकल मिनरल्स। जो सी फ्लोर होता है उसके पास इनका बहुत सारा रिजर्व होता है, जिसका इस्तेमाल किया जाता है अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक आपकी इंडस्ट्री में, और कई सारी मैन्युफैक्चरिंग में इसका बहुत बड़ा अहम रोल होता है, इसलिए इन्हें क्रिटिकल मिनरल्स कहते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो हमने समझ लिया क्या आंसर है। दूसरे पे आते हैं, विजिंगम क्या भारत का पहला डीप सी ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनेगा? अगर आप रुक जाइए, इसके बारे में आए पहले एक चीज मैं आपको समझा दूं रेयर अर्थ मिनरल्स के बारे में। रेयर अर्थ कहाँ कहाँ पर होते हैं? ग्लोबल शेयर में सर्वाधिक कौन है इसमें? तो चाइना के पास अराउंड 37.9% है, जो दूसरा है वो वियतनाम अराउंड 18.9%, इंडिया एट 5.9, ब्राजील एट 18.1, रशिया 10.3। तो आप देख रहे हैं यहाँ जो रिजर्व्स की बात करें, जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं वो होते हैं 17। ठीक है, जो क्रिटिकल मिनरल्स है इंडिया में वो कितने हैं? 30। रेयर अर्थ मिनरल्स को लगभग जितने हैं 17 के 17 वो सारे क्रिटिकल में आप गिनते ही गिनते हैं, इंडिया में भी ये बात है। तो इसमें अगर आप देखें ना, टॉप पर चाइना है, उसका बहुत बड़ा प्रभुत्व है। तो बाकी देश भी कोशिश कर रहे हैं किसी तरह वो भी ऐसी माइनिंग कर पाए, ताकि उनके पास भी क्रिटिकल मिनरल्स हो पाए, रेयर अर्थ मेटल्स हो पाए, जिसका इस्तेमाल वो मैग्नेट्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में कर पाए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के लिए। तो इसे भारत भी अब खनन करना चाहता है, और भारत जहाँ खनन करना चाह रहा है, जहाँ की बात है, उस जगह का नाम है कार्ल्सबर्ग रिज। ये आपको मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था, कार्ल्सबर्ग रिज में भारत बात कर रहा है। कार्ल्सबर्ग रिज यहाँ पर है, इस रीजन में आपका कार्ल्सबर्ग रिज है, जहाँ पर इंडिया कोशिश कर रहा है कि कुछ खनन किया जाए अफ्रीका के किनारे। यहाँ पर यह है कार्ल्सबर्ग रिज, जहाँ पर इंडिया कोशिश कर रहा है कि कुछ खनन किया जाए, तो वहाँ आईएसए उसके लिए गया है। ठीक है, ये आप समझ गए रेयर अर्थ मेटल्स क्या होते हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स क्या होते हैं, क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं। वो तो 17 होते हैं, क्रिटिकल मिनरल्स अपने हिसाब से आप डिफाइन कर सकते हो, दोनों का डिफरेंस समझ गए। भारत में 30 है, क्या नाम है, लिस्ट आपको यहाँ से मिल गई। अगले क्वेश्चन पे जाए इससे पहले एक इन्फॉर्मेशन और आपके लिए, कि अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए, या जो हमारे करंट अफेयर्स या इससे जुड़ी हुई जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उनकी पीडीएफ चाहिए, तो आपको मुफ्त मिल जाएंगे। प्रीलिम बूस्टर करंट अफेयर्स का जो भी एस्पेक्ट है, इस वीडियो के नीचे कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा, जहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते आगे और बताते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर, जहां मैंने बात की विजिंगम इंटरनेशनल सी पोर्ट की। तो इंडिया का प्रोजेक्ट है जो भारत का पहला डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाने की बात की जा रही है। इससे पहले कोई डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट इंडिया में नहीं है। डीप वाटर पोर्ट का मतलब ऐसा पोर्ट होता है जहां बहुत बड़े शिप्स आकर लग पाए, जिनमें बहुत सारा सामान आप ले जा सकते हैं, बड़े बड़े आप कंटेनर्स वहां पे आप लग सकते हैं। इंडिया में क्योंकि कोई भी डीप वाटर सी पोर्ट नहीं है, इसलिए इंडिया में जो भी माल आता है, बड़ा बड़ा इंपोर्ट हो गया, मर्चेंडाइज या मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स, वो सारे जाते हैं या तो कोलंबो या फिर सिंगापुर, और वहां से फिर छोटे शिप्स में बनकर वो इंडिया पे आते हैं। तो ऐसा इंडिया में क्यों है भाई? कोलंबो में है, इंडिया में नहीं है। इवन श्रीलंका में तो दो दो बना लिए, हम्बन टोटा में भी डीप सी पोर्ट की बात है। इंडिया इवन ईरान में जो चाबहार पोर्ट है वो डीप सी पोर्ट है, बंदर अब्बास डीप सी पोर्ट है, ग्वादर पाकिस्तान में डीप सी पोर्ट है। तो इंडिया में क्योंकि ज्योग्राफी ऐसी थी टेरेन की, वो बनाना थोड़ा मुश्किल था, इसीलिए अब इसको ट्रांसशिपमेंट को देखते हुए और भारत में जो रिक्वायरमेंट है इसको ध्यान में रखते हुए, तो पहला इंडिया का एक ये इंटरनेशनल सी पोर्ट बन रहा है विजिंगम में। विजिंगम कहाँ पर है तो ये भी हम देखेंगे, भी मैप के थ्रू हमने पहले ऑलरेडी समझा है इसको। और ऑब्वियसली जब ये होता है तो आपका बहुत ज़्यादा फायदा होता है हर मामले में। फायदा किस मामले में होता है? आपकी जो सेविंग्स होती है इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल, जो आप टैक्स पे करते हो, जो शिप्स कहीं जगह लगती हैं, फिर उनसे आपका सामान उतरता है, फिर वो दूसरे शिप में आता है, तो उस पर फीस देनी पड़ती है, उस सब की बचत होगी, फॉरेन एक्सचेंज की बचत होगी, इसलिए भारत के लिए बहुत ही फायदे का सौदा है ये। तो कहाँ बनने वाला है ये? तो ये बनेगा तिरुवनंतपुरम, केरला में। पहला डीप सी वाटर पोर्ट होगा ट्रांसशिपमेंट वाला। ये एक पीपीपी पार्टनरशिप है, और ये DBFOT मॉडल के तहत बन रहा है। ठीक है, तो इसकी फंक्शनैलिटी होगी, स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बहुत सारा कार्गो मेंटेन कर पाएगा, और एक ट्रांसशिपमेंट का हब होगा। और अभी तो 85% जो इंडिया का शिपमेंट है वो या तो कोलंबो या सिंगापुर या क्लांग में होता है, भारत में तो होता नहीं है। तो अब इसको बना के दो हब बनाने की कोशिश है, कोचीन पोर्ट में, ग्रेट निकोबार में। ग्रेट निकोबार में गैलाथिया बे है, वहां पर भी एक इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसपोर्ट शिप या पोर्ट बनाने की कोशिश की जाएगी कोचीन में, ग्रेट निकोबार में। लेकिन उससे पहले विजिंगम जो तिरुवनंतपुरम में होगा वहां की बात की जा रही है। विजिंगम कहाँ पर बनेगा? तो यहाँ बनेगा आपका विजिंगम पोर्ट। विजिंगम एक जगह भी है केरला में, आपको पता ही है, और ये डेवलप किया जा रहा है केरला के बिल्कुल आप देखो तो रूट पे, यहाँ बिल्कुल अंत में।
तो यहाँ से एक पहला भारत का ट्रांसशिपमेंट रूट बनेगा, जो अभी ऑलरेडी जो इंडिया में शिपमेंट आती है, या तो जो शिप्स हैं वो कोलंबो जाते हैं सारे के सारे, फिर यहाँ से वो इंडिया के अलग अलग पोर्ट्स पे जाते हैं, मोस्ट रूप से गुजरात और मुंबई जाते हैं, या फिर यहाँ या फिर सिंगापुर जाते हैं। तो इसके बनने के बाद जो मेजर शिप्स हैं वो आकर विजिंगम पोर्ट में आकर अपने आप को कह सकते हैं हम कि पार्क कर पाएंगे और वहां से वो मूवमेंट करेंगे। तो भारत के लिए बहुत बचत की सुविधा है ये, और इसलिए विजिंगम डीप सी पोर्ट कहाँ है ये आपको पता लग गया, केरला के बिल्कुल टिप पे है, और तिरुवनंतपुरम के पास बन रहा है। ठीक है, ये हम समझ गए। क्रिटिकल मिनरल्स समझ गए, रेयर अर्थ मेटल मिनरल्स या रेयर अर्थ मेटल जिसे कहते हैं वो हम समझ गए कितने हैं। अब आते हैं अगले टॉपिक के ऊपर, जहां बात हो रही है अपर सियांग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के बारे में। सियांग रिवर कौन कहाँ है भाई, किससे जुड़ती है? ब्रह्मपुत्र से ऑब्वियसली। अपर सियांग लगभग 11,000 मेगावाट पार्ट का एक मेगावाट का एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है सियांग रिवर के ऊपर, जो अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी हिस्से में, जो ऊपरी इलाका है वहां पर इसको बनाने की कोशिश है। ये एनएचपीसी बनाना जा रहा है, और कहा जाता है कि ये बन जाएगा तो साउथ एशिया का सबसे बड़ा ये एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट होगा। तो पहली बात ये कि भारत को क्यों जरूरत है इसकी। देखिए, सियांग ऑब्वियसली ब्रह्मपुत्र की आप कह लें, ब्रह्मपुत्र ही है वो एक तरह से, और जो ग्रेट बेंड है उसके बाद यहाँ ये टच होकर इंडिया में अरुणाचल में आती है, बाद में उसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं। तो जो ऑलरेडी ब्रह्मपुत्र है उसके ऊपर चाइना ने बहुत सारे डैम बनाए हुए हैं। तो देखिए, जो रूट है असल में ब्रह्मपुत्र का, इस तरह से वो तिब्बत से निकलती रिवर, इस तरह घूमते घूमते रिवर यहाँ फिर ये आपको रिवर दिखेगा, ब्रह्मपुत्र की रिवर यहाँ से आई, इस तरह ये ट्रेवल करके अरुणाचल से होते हुए फिर बांग्लादेश से होते हुए बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। रूट यहाँ पर है, यहाँ देखिए रूट। तो इस रूट में ना जस्ट इंडिया एंटर करने से पहले यहाँ पर ग्रेट बेंड आता है, यहाँ पर उन्होंने एक बहुत बड़ा डैम बनाया है, जैंगमू डैम, 510 मेगावाट पावर का एक, जो जहाँ इसको यारलंग जैंगपो कहते हैं, वहां पर एक बड़ा सा डैम बनाया है। उसके बाद मेडॉक प्रोजेक्ट उनका एक काम कर रहा है, और ये लगभग 60 गीगावाट की इलेक्ट्रिसिटी बना पाएगा, जो कि इनका 3 गॉर्जियस डैम से भी ज्यादा खतरनाक डैम होगा ये, और कहा जाए दुनिया के सबसे बड़े डैम में से एक वहां बिल्ड कर रहे हैं वो। तो इंडिया भी चाहता है कि यहाँ के ऊपर की स्ट्रेच के ऊपर, सियांग रिवर के ऊपर, इंडिया एक 10 गीगावाट का एक प्रोजेक्ट बनाए, जिसको चाइना साउथ तिब्बत कहता है। अब ये बनने के बाद इस पे जरूर जो इंडिया बिल्ड करना चाह रहा है, इससे थोड़ा ये दुख तो होगा चाइना को, भाई हमारी नदी वो कह रहे हैं, जबकि नदी किसी की नहीं होती, और इंडिया चाहता है कि वो एग्रीमेंट करे। उनका तो पूरा अरुणाचल प्रदेश पर ही क्लेम हो रखा है। तो क्योंकि अरुणाचल प्रदेश से ठीक पहले उन्होंने मेडोंग प्रोजेक्ट बनाया है 60 गीगावाट का, तो उसके बाद भारत अब एक सियांग के ऊपरी हिस्से पर ही एक और डैम बनाना चाहता है अपर सियांग में, जो 10 गीगावाट का होगा नियर अरुणाचल प्रदेश। तो ये 10 गीगावाट या ये 10,000 मेगावाट का जो प्रोजेक्ट है, ये उसकी बात है जो अपर सियांग में बन रहा है। अभी ये प्लानिंग फेज में बन के तैयार नहीं हुआ है। अपर सियांग कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश के पास ही रिवर ऊपर से आती है, फिर ब्रह्मपुत्र में आप कह सकते हैं मिल जाती है, या एक स्ट्रीम ही इसकी तरह से ब्रह्मपुत्र है। तो ये कहाँ पर है ये हमने समझ लिया। अब आप कहेंगे 10 गीगावाट है, वहाँ 11,000 मेगावाट है, क्या कहानी है? तो 1,000 मेगावाट मतलब 1 गीगावाट होता है, इसलिए 11,000 मेगावाट या फिर 11 गीगावाट एक ही बात हुई। तो मेडोंग प्रोजेक्ट किसका है? चाइना का। मेडोंग प्रोजेक्ट इज इन नियर एज द अपर इन द सियांग रिवर अक्रॉस द बॉर्डर, और इंडिया अरुणाचल प्रदेश में सियांग के ऊपर बनाना चाहता है अपना खुद का एक अपर सियांग का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ठीक है, ये हम समझ गए। अब बात करते हैं, हमने देखा किसको? अरुणाचल प्रदेश के रीजन को, मीडॉक प्रोजेक्ट को, जैंगमू डैम को, जो यारलंग सैंगपो, यानी ब्रह्मपुत्र के ऊपर सारे के सारे डैम सही। ब्रह्मपुत्र का नाम अलग अलग जगह अलग अलग होता है, इसलिए थोड़ी कंफ्यूजन होती है। सारे डैम मुख्य रूप से ही ब्रह्मपुत्र के ऊपर ही बने हुए हैं। चाइना ने इतने सारे डैम बिल्ड किए हैं कि आगे जाकर बहुत समस्याएं हो सकती हैं ब्रह्मपुत्र रिवर के वाटर को लेकर। इस रीजन में ऑलरेडी बहुत ज्यादा पोल्यूटेड वाटर अक्सर हमें अरुणाचल प्रदेश या असम में देखने को मिलता है, ड्यू टू दिस डैम बिल्डिंग बाय चाइना। अब खास बात यह है ना कि ये रिवर तो कितनी लंबी, यहाँ देखिए इस मैप में देखिए, ये ब्रह्मपुत्र यहाँ से बन के आ रही है, ये घूम के इतना चक्कर काट के आ रही है, लेकिन जब ये रिवर ना नॉर्थ ईस्ट में एंटर करती है, इस बेंड के आसपास रीजन में बहुत सी बारिश होती है, तो इसलिए भारत को बहुत मात्रा में जो पानी चाहिए थ्रू द फ्लो ऑफ ब्रह्मपुत्र, वो भारत की सीमाओं के अंदर ही होता है। इससे भारत को थोड़ा सा फायदा यहाँ हो जाता है। तो एक बड़ा प्रोजेक्ट इंडिया ऑलरेडी बना रहा है, कितने का? 10 गीगावाट का। और सोचिए जो 60 गीगावाट का उनका एक प्रोजेक्ट मीडोंग में ऑलरेडी लगभग बन चुका है, बनने की कगार पर है। तो ये हो गया इसकी बात। अब आते हैं लियांग करमपोंग केव के बारे में। ये कहाँ है भाई? तो साउथ सुलावेसी में। कहाँ साउथ सुलावेसी में? इंडोनेशिया में। ये केव की कहानी हम क्यों पढ़ रहे हैं? देखिए, हुआ ये है कि एक ऐसी केव मिली है जहाँ बहुत ऐतिहासिक आर्कियोलॉजिकल फाउंडिंग मिली है, जहाँ कहा जाता है ओल्डेस्ट ह्यूमन स्टेंटल या फिर एनिमल पेंटिंग्स यहाँ पे देखने को मिलती है, जो सबसे पहले इंसानों ने शायद बनाए हों, उनमें से एक है ये एक केव की वॉल पे कई एक पिग और इंसानों का जो इंटरेक्शन है वो दिखाया गया है। तो ये दुनिया की सबसे पुरानी पेंटिंग में से एक कही जा रही है। तो यानी ये जो केव है लियांग
काराकोरम केव, इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट रॉक पेंटिंग्स की तरह एक पेंटिंग है। लाखों दियार के बारे में हम पढ़ते हैं, भीमबेटका केव्स के बारे में पढ़ते हैं अपनी हिस्ट्री में। तो इंडोनेशिया की बात हो रही है, तो अगर आपसे पूछे लियांग काराकोरम केव कहाँ पर है, तो ये इंडोनेशिया के सुलावेसी में देखने को मिलेगा आपको। ये रहा इंडोनेशिया, जावा सी के करीब। यहाँ हम आप देख रहे हैं HAK, यहाँ से हम एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, अंडमान AK प्रोजेक्ट, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ इंडिया एक और पोर्ट डेवलप कर रहा है, सबांग, ठीक है। तो 2 इंपॉर्टेंट पोर्ट ऑलरेडी इंडिया डेवलप कर रहा है, तो जब भी आप इसको पढ़े तो इस तरह आप इसको रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। मैंने बोला सोलावेसी रीजन में जो आइलैंड का हिस्सा है इसे सोलावेसी कहते हैं। यही सोलावेसी में आपका ये केव है, जिस केव को आप कह सकते हैं लियांग काराकोरम केव। कहाँ पर? इंडोनेशिया के सोलावेसी के रीजन में। सोलावेसी कहाँ है? इंडोनेशिया में, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 4 जुलाई जिस हफ्ते था अमेरिका की ग्रेट इंडिपेंडेंस की, यानी अंग्रेजों से लड़के इन्होंने आज़ादी ली। अंग्रेज जिन्होंने दुनिया भर को आज़ादी दिलाई, क्योंकि वही हर जगह कब्जा करके बैठे हुए थे। जुलाई 4 की खास बात है क्योंकि इस टाइम में जब युद्ध हुआ था, जॉर्ज वॉशिंगटन ने लड़ाई लड़ी थी अंग्रेजों के खिलाफ, और जुलाई 4 को उनका 248 इंडिपेंडेंस डे है। 250 साल ऑलमोस्ट उनकी आज़ादी को मिल चुके हैं। 13 कॉलोनीज जो थी पहले, जिनकी ब्रिटिश कॉलोनीज थी, वो 7 आई थी। उन्होंने खुद का अपना एक देश बनाया था जो कहलाया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और जिसके तहत ये बना था। और जब अंग्रेजों ने मान लिया था कि हाँ चलो भाई ये है, क्योंकि इन्होंने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी 1776 में, लेकिन इसको ब्रिटेन ने माना था 1783 में। इसको कहते हैं द ट्रीटी ऑफ पेरिस, जिसके तहत ब्रिटेन ने रिकॉग्नाइज किया था अमेरिका को, USA को। तो अगर आप देखें जब ट्रीटी ऑफ पेरिस हुई थी उस समय में इनिशियली जो आज अमेरिका आप देख रहे हो ऐसा नहीं था। 1783 की ट्रीटी ऑफ पेरिस के बाद जो यूनाइटेड स्टेट्स था आपको इस तरह दिखता है। मिसिसिपी रिवर के किनारे जो एरियाज थे वो यूनाइटेड स्टेट्स थे, बाकी अलग अलग थे। स्पेनिश का कब्जा था इधर ऊपर, ब्रिटिशर्स का कब्जा था कनाडा के आसपास, और धीरे धीरे करके जो आज आप 50 राज्य देखते हैं US के, वो एक एक करके आए और उन्होंने एक यूनियन बनाया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो पहले से अलग अलग प्रोविंसेस थे वो साथ आए और उन्होंने अपना एक कंबाइंड USA बनाया। 4 जुलाई को इनका इंडिपेंडेंस डे होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कुछ नए बायोस्फीयर रिजर्व ग्लोबल लिस्ट में जुड़े हैं, जहाँ नई डेस्टिनेशंस को ऐड किया गया है। 11 नई डेस्टिनेशंस को ऐड किया गया है। कोलंबिया, डोमिनिक रिपब्लिक, गैम्बिया, इटली, मंगोलिया, फिलीपींस, साउथ कोरिया और स्पेन। लेकिन 2 इस पे खास बात है जो आपको याद रखनी चाहिए। 2 पहली बार इन लोगों ने फर्स्ट टाइम 2 ट्रांस बाउंड्री रिजर्व्स को ऐड किया है। ट्रांस बाउंड्री रिजर्व्स जो बेल्जियम, नीदरलैंड और इटली से लेकर स्लोवेनिया तक फैले हुए हैं। तो 2 ट्रांस बाउंड्री रिजर्व पहली बार बायोस्फीयर रिजर्व्स में ऐड हुए हैं। कौन कौन से? बेल्जियम, नीदरलैंड और इटली, स्लोवेनिया। अब मैं अगर आपको ग्लोबल मैप में पूछूं कि इस मैप में मुझे बताइए कि इटली और स्लोवेनिया कहाँ है, तो क्या आप डिफाइन कर पाएंगे किस रीजन में इट होगा? इटली, ये इटली है। आप मुझे बताइए स्लोवेनिया कहाँ पर है? ठीक, यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ पर कहाँ इस रीजन में आप मुझे बताइए कहाँ बेल्जियम है और कहाँ नीदरलैंड है। यानी आसपास तो जरूर है, स्लोवेनिया इटली आसपास है, नीदरलैंड बेल्जियम आसपास है, तभी जाकर एक ट्रांस बाउंड्री रीजन को डिफाइन किया है गवर्नमेंट ने। जो ग्रुप है इसको डिफाइन किया गया एज अ ट्रांस बाउंड्री बायोस्फीयर रिजर्व। कौन करता है? यूनेस्को ने किया है। सॉरी, मैं यूनिसेफ बोल रहा था। यूनेस्को का कौन सा प्रोग्राम है? मैन एंड बायोडाइवर्सिटी प्रोग्राम। उसके तहत स्लोवेनिया, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड ये पहली बार ऐड हुआ एज अ ट्रांस बाउंड्री रिजर्व, जो 2 देशों तक फैला हुआ है। आमतौर पे जो नेशनल गवर्नमेंट्स होती है वो नॉमिनेट करती है कि हम इसको बनाना चाहते हैं, और इसके ऊपर कंट्रोल ऑब्वियसली उस देश का ही रहता है जहाँ के वो है, लेकिन उनको कुछ एडिशनल सपोर्ट मिल जाता है। इंडिया में जो बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, कोल डेजर्ट, नंदा देवी, कच्छ, पंचमढ़ी, जो अंचन अमरकंटक है, नीलगिरी, अगस्थमलाई, गल्फ ऑफ मुन्नार, इसमें कुछ वर्ल्ड नेटवर्क में आते हैं, जो जैसे ग्रेट निकोबार हो गया, सुंदरबन हो गया, नोकरेक हो गया, कंचनजंगा हो गया, नंदा देवी हो गया। बाकी जो आपके वर्ल्ड नेटवर्क है उसमें नहीं आते हैं। इसको जहाँ स्टार लगे हुए ये वो है जो कि वर्ल्ड नेटवर्क का हिस्सा है। सिंपलीपाल, सुंदरबन, नोकरेक, कंचनजंगा, नंदा देवी, पंचमढ़ी, अमरकंटक, नीलगिरी, अगस्थमलय, गल्फ ऑफ मन्नार, ग्रेट निकोबार, ये वो है जो कि अभी ग्लोबल नेटवर्क का के पार्ट है। लेकिन इसके अलावा इंडिया के जो बायोस्फीयर रिजर्व है उनमें मानस, दिब्रुशिकोहा, दिबांग देहांग, आपका शेषांचलम, कच्छ, कोल डेजर्ट, ये सारे के सारे बायोस्फीयर रिजर्व में गिने जाते हैं भारत में। तो जो नए आए हैं 11, उनमें 2 जो स्पेशल हैं वो कौन कौन से रीजन है? ट्रांसबाउंड्री, स्लोवेनिया, इटली और बेल्जियम एंड नीदरलैंड्स, ठीक है। अब अगली खबर है आर्कटिक में बढ़ते हुए वाइल्ड फायर को लेकर।
आर्कटिक के आसपास बोरियल फॉरेस्ट है और टुंड्रा इकोसिस्टम है, जहां पर आग बढ़ने की वजह से काफी ज्यादा हीट ट्रैप हो जा रही है उस रीजन में। और लगातार कहा जा रहा है इसमें शाखा का रीजन है रशिया में, जहां सर्वाधिक अगर आप देखो तो फायर निकलती है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि शाखा के आसपास जो आग लग रही है इससे काफी नुकसान वहां के इकोसिस्टम को हो रहा है। तो नॉर्थ पोल की जब हम बात करते हैं तो वहां ये रहा आपका आर्कटिक सर्कल। ये वो रीजन है जहाँ बहुत ज्यादा बोरियल फॉरेस्ट, यहाँ पर पहले ये इस रीजन में बोरियल फॉरेस्ट मिलते हैं और ये फॉरेस्ट धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। ये ज़्यादा बेहतर इमेज है, जहाँ आपको ये ब्लू में जो है ब्लूइश, ये टुंड्रा का रीजन है और यहाँ पर आपके बोरियल फॉरेस्ट है। कनाडा और रशिया के आसपास फिनलैंड, स्वीडन, ये सारे के सारे आपके बोरियल फॉरेस्ट है। ये लगातार कम होते जा रहे हैं। तो यहाँ जो नुकसान इसको हो रहा है ये एक चिंता का विषय है दुनिया भर के देशों के लिए। ठीक है, अब कहाँ कहाँ पे उज़ैर हो रहा है? कैलिफोर्निया में हाई हीट है, ड्राई कंडीशन है, यूरोप में फायर हो रही है, अमेजोन बेसिन में लगातार आग लग रही है, जानबूझ के लगाई जा रही है ताकि वहां पर एग्रीकल्चर किया जा सके जंगल को हटाकर। ऑस्ट्रेलिया में बिजली गिरने की वजह से और साइबेरिया में क्लाइमेट चेंज की वजह से लगातार वाइल्ड फायर बढ़ रही है। इट्स अ बिग कंसर्न ग्लोबली, तो हमें इसके बारे में पता होना बहुत आवश्यक है। तो ये बातें हो गई वाइल्ड फायर जो दुनिया भर में बढ़ रही है उसके बारे में। और इससे जुड़ी हुई जो भी जानकारी आपको और कंटेंट चाहिए वो आप इस टेलीग्राम चैनल पे जाके आप उसको स्कैन करके पहुंच सकते हैं। वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा जहां से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये तो थी इस वीडियो की कहानी, लेकिन आज हमने ज़्यादा डिस्कस तो नहीं किया, पर मैं आपसे फिर एक बार इस इमेज पे आके पूछता हूँ कि अगर मैं आपसे पूछूं कि विजिंगम कहाँ पर है इस टिप पर, कोलंबो कहाँ पर है, इंडोनेशिया का सबांग कहाँ है, एके कहाँ पर है, ठीक है, सुलावेसी का रीजन कहाँ पर है, इटली कहाँ पर है, ठीक, आईएसए कहाँ पर है, क्या रोल है आईएसए का, बोरियल फॉरेस्ट आर्कटिक के आसपास कहाँ पर है, आर्कटिक सर्कल कहाँ पर है। ये चीजें आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग PW Only IAS एंड हैव अ नाइस डे।